हाँ तो जय हिंद दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान ठीक है। भारतीय संविधान के विकास की संक्षिप्त इतिहास। 1757 की प्लासी की लड़ाई। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए। भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ यानी ये भिन्न है। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। विशेषता देखिए, विशेषता क्या है। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के चार सदस्य थे जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। देखिए, अब पूछेगा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे। अन्य 3 न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्फे थे। अन्य 3 न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट की कंपनी को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरा प्रशासन प्रारंभ हुआ था। अब क्वेश्चन करेगा किस एक्ट के द्वारा दोहरा प्रशासन प्रारंभ हुआ था? 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए था? व्यापारिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किसके लिए था? राजनीतिक मामले के लिए क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और व्यापारिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और
किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन की प्रारंभ हुई थी? 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुई थी? 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। अब आइए आगे, 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई है। आज ये 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम का मुख्य विशेषता है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। देखिए, किस एक्ट के द्वारा कंपनी का अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम का मुख्य विशेषता है कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसर का, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। चलिए, 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी। 1813 से पहले ईसाई और पादरियों को भारत में आने की व्यवस्था नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिली। 1813 से पहले ईसाइयों और पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी। 1813 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा हुई 1813 के बाद। ठीक है, अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिली गई। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम का मुख्य विशेषता, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था? 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किस चार्टर अधिनियम 1813 में? बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल को परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी में उसका उन्मूलन कर दिया गया। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? तो क्वेश्चन यहाँ से तैयार होगा। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? 1834 में। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। प्रथम विधि आयोग का गठन
किसके अध्यक्षता में किया गया था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में किया गया था। 1834 में किया गया था। प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में लॉर्ड मैकाले के शासन में अध्यक्षता में हुआ था। 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। देखिए, इस अधिनियम की विशेषताएं क्या हैं? भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। भारत के शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। किस शासन अधिनियम के द्वारा? 1858 ईस्वी का भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। किस शासन अधिनियम से? 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। किस शासन अधिनियम में? 1858 में भारत में मंत्री पद व्यवस्था की गई। किस शासन अधिनियम में? 1858 में की गई थी। ठीक है, देखिए 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की व्यवस्था क्या है? भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। भारत में किसकी मंत्री पद की व्यवस्था कौन सा शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था? 1858 ईस्वी का शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। 15 सदस्य की भारत परिषद का सृजन हुआ। 15 सदस्यों को भारत परिषद का सृजन हुआ। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त किस अधिनियम में किया गया था? 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में मुगल सम्राट के पद को 1858 में समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की समाप्त कर दिया गया था। देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी। यह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। किस अधिनियम में? 1858 के अधिनियम में भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। किस अधिनियम में? तो 1858 के अधिनियम में, 1858 के अधिनियम में। ठीक, 1858।
भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था 1858 अधिनियम के द्वारा। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन हुए थे? लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। अब प्रथम वायसराय कौन हुए? तो लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन हुए? तो लॉर्ड कैनिंग हुए। देखिए, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। भारत के गवर्नर का जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था, ठीक है। तो इस समय में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर, ठीक है, जनरल था। और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अंतिम था जब पहले नाम था इसका, पहले नाम क्या था? गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल पहले नाम था। जब नाम चेंज वायसराय जब किया गया था तो लास्ट में लॉर्ड कैनिंग थे। तो पहले ये क्या थे? गवर्नर जनरल। और जब नाम चेंज हुआ तो अंतिम में जब नाम चेंज हुआ गवर्नर जनरल से, तो ये शुरुआत में प्रथम वायसराय ही रह गए, ठीक है। तो प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, अब प्रथम वायसराय भी हो गए लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे क्वेश्चन पर आइए। 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषताएं: गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, विभागीय प्रणाली को प्रारंभ हुआ, लॉर्ड कैनिंग द्वारा गवर्नर जनरल की पहली बार अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीना होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों की शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तृत परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। देखिए, कुछ नोट में दिया गया 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। विधान परिषद में 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय को किस को मनोनीत किया था? तो बनारस के राजा को और पटियाला का है तो पंजाब पटियाला के महाराजा को और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया, ठीक है। अब आ जाइए 1873 का अधिनियम। 1873 के अधिनियम के बारे में एकदम पूर्ण रूप से जानकारी। चलिए, 1873 ईस्वी का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1873 ईस्वी का अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा उपबंध किया गया। इसमें उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था।
ईस्ट इंडिया, अब क्वेश्चन यहाँ तैयार हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कब कर दिया गया था? 1 जनवरी 1884 का। तो किस अधिनियम के द्वारा? 1873 ईस्वी का अधिनियम के द्वारा। तो कब किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कब कर दिया गया था? 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। कौन सा अधिनियम के द्वारा? 1873 अधिनियम के द्वारा। कब किया गया था? 1 जनवरी 1884 को किया गया था। तो 1883 का अधिनियम के द्वारा 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। कितने साल बाद भंग किया गया है? तो 1873 अधिनियम में 11 वर्ष के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। 1873 ईस्वी का अधिनियम के द्वारा 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876। शाही उपाधि अधिनियम 1876। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित की गई थी। देखिए, 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। सामग्री, ठीक है। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम में हुई थी? 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी। कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति किस अधिनियम में दी गई थी? 1892 में। तो देखिए, 1892 का भारत परिषद अधिनियम कह रहा है कि इस अधिनियम की मुख्य विशेषता ये थी कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होगी। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो गई थी 1892 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा राजस्व व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी। किस अधिनियम में? 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम में दी गई थी। अब आइए आगे, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसी 1909 को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। तो आ जाइए, मार्लो मिंटो सुधार के बारे में हम चालू करते हैं क्वेश्चन को। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहला बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसको जाना गया? लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को, ठीक है। लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड मिंटो। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को पहला बार बजट पर वाद विवाद करने और सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, ठीक है। देखिए, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने।
उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। नोट में दिया गया 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय। 1909 में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। 1909 में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। 1909 में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो क्या थे? भारत के वायसराय थे 1909 में। भारत में ब्रिटिश के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। अब आगे क्वेश्चन पर 1919 का ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में हुआ था। चलिए आजिए 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था 1919 में। इस अधिनियम को मुख्य विशेषता थी केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। किस अधिनियम? 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में हुआ था और केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अब प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 144 थी, जिनमें 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक कौन था? लियोनस कार्टियस। देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषय को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया: आरक्षित तथा हस्तांतरित या अंतरित। आरक्षित विषय वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जनजातियों, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियों, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि। ठीक है। आरक्षित विषय में क्या था? वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जनजातियाँ, क्रिमिनल ट्राइब, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियों, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि। हस्तांतरित विषय मतलब शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा आग्रह दान आदि। अब आज ये नोट में कुछ दिया है। नोट: आरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषय का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था।
इस दैध शासन प्रणाली को 1935 के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। दैध शासन प्रणाली को 1935 एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया। अतः 1926 में ली आयोग 1923 से 24 की सिफारिश पर सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्य में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्य को भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, अंग्ल भारतीय और यूरोपीय के लिए भी पृथक निर्वाचन सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इसमें पहला बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत एक विधायिका आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप में बनाए रखा गया। कुछ विषय से संबंधित विधायक को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे। तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। यह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिनका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। नोट में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहला बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा भारत में पहला बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। किस नियम के द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में पहला बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था जब महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड जॉर्ज था। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। अखिल भारतीय संघ, यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। 1935 का शासन अधिनियम। देशी रियासतों संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधित घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। केंद्र में दैध शासन की स्थापना। इस अधिनियम में विधायिक शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया।
परिसंघ सूची के विषय पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने का अनिर्णय शक्ति था। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। अब आजिए प्रांतीय सूची के विषय पर प्रांतीय विधानमंडलों की अन्य अधिकारिता थी। यानी इस सूची में वर्णित विषय पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे: पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। समवर्ती सूची के विषय पर परिसंघ एवं प्रांतीय विधानमंडल दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे। समवर्ती सूची के कुछ विषय थे: दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद आदि। ऊपर उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल का प्रांतीय सूची के विषय में विधान बनाने की शक्ति थी। दो प्रांतीय विधानमंडलों की अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती थी। समवर्ती सूची के विषय पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अभिभाविक होती थी। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायिक शक्तियां वायसराय को दी गई थी। 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू एवं अम्बेडकर की युक्ति। नेहरू ने कहा, गुलामी का अधिकार पत्र, ठीक है, नेहरू का है गुलामी का अधिकार पत्र कहता। 1935 का अधिनियम के बारे में नेहरू एवं अम्बेडकर की युक्ति है। नेहरू की युक्ति है गुलामी का अधिकार पत्र, और दूसरा युक्ति है एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। देखिए नेहरू पहला क्या 1935 का अधिनियम के बारे में नेहरू अम्बेडकर की युक्ति रहे। 1935 अधिनियम के बारे में नेहरू जी क्या कहले रहन? नेहरू ने कहा था गुलामी का अधिकार पत्र, दूसरा का एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। अम्बेडकर की देखिए युक्ति क्या है, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। संघीय न्यायालय की व्यवस्था। अब आइए संघीय न्यायालय की व्यवस्था के बारे में। संघीय न्यायालय की व्यवस्था, इसका अधिकार क्षेत्र प्रांत तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस अधिनियम में एक मुख्य न्यायाधीश तथा दो अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। भारतीय परिषद का अंत, इस अधिनियम के द्वारा भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार, संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियों और महिलाओं को मजदूर वर्ग तक किया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बराबर को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया।
इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और शाखा पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या मताधिकार मिल गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण बम्बई से सिंधु प्रांत का निर्माण हुआ। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक ये विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता, जब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। देशी रियासतों पर ब्रिटेन के सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंधु, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने के पूर्ण जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था।